हेलो स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सभी को मिल जाए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई हैलोजन डेरिवेटिव जो है, एल्काइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, उसमें कौन कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म होती है और किस तरह से उसके आइसोमर्स बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले कि भाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में जनरली तीन टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है, एक तो है चेन आइसोमेरिज्म, एक है पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो तीन टाइप की आइसोमेरिज्म है यहाँ पर अपने पास। एक तो है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और तीसरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कि जो नॉन सिमेट्रिकल होंगे या जिनके अंदर कायरल कार्बन होगा, एलिमेंट तो सिमेट्रिक नहीं होगा, तो फिर वो जो हैलोजन डेरिवेटिव है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी वहां पर शो करेंगे। ठीक है, तो तीसरी टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम देखते हैं कि भाई एक एक करके इनको तीनों टाइप के आइसोमेरिज्म जो कौन कौन से हैलोजन शो करते हैं और कितने आइसोमर वहां पर बनते हैं उसकी अपन बात करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले चलते हैं सबसे पहले कि चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले चलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। देखिएगा, चेन आइसोमेरिज्म, देखिए कि सबसे पहले तो चेन आइसोमेरिज्म क्या है इसको अपन देखते हैं। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है। तो सिंपल सी है कि भाई वो कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं कई बार, वो कंपाउंड जिनके जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या उनकी जो थ्री डी में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, तो वो आइसोमर्स होते हैं। और डिफरेंट होने से क्या होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर दोनों प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है। तो एक तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। चेन पहले तो क्या है बताओ, एक तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जो डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। किस वजह से होगा कि प्रिंसिपल कार्बन चेन की जो लेंथ है उसके डिफरेंट होने से जो है वो डिफरेंट होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो उसको अपन बोलेंगे चेन आइसोमर्स। तो देखिएगा, वापस देखिएगा एक बार कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और जो प्रिंसिपल कार्बन चेन की लेंथ है जो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वहां पर बनेंगे चेन आइसोमर्स। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन अगर मान लीजिए एक कार्बन से देखें तो मिथाइल हैलाइड, तो एक कार्बन की चेन है तो चेन आइसोमर जो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर आगे देखें कि भाई इथाइल हैलाइड, तो यहाँ पर भी चेन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो कार्बन की चेन में आप दो कार्बन में आप एक कार्बन की चेन बना नहीं सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें अपन प्रोपाइल हैलाइड की, तो प्रोपाइल हैलाइड में भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तीन कार्बन अपने पास में है तो तीन कार्बन की ही चेन बनेगी, तीन कार्बन से दो कार्बन की चेन बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर भी चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले कि चार कार्बन से जो है वो चेन आइसोमेरिज्म सबसे पहले पॉसिबल होगी। तो आप देखिएगा, अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो इन तीनों के अंदर तो चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करूं मैं ब्यूटाइल हैलाइड की, तो देखो मैंने ये लिखा ब्यूटाइल हैलाइड। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो बताइए क्या हो गया, 3 5 7 9, ये हो गया C4H9X। अब इससे अगर मान लीजिए अपन चेन आइसोमर्स बनाए, तो एक तो देखिए आपने चार कार्बन की चेन बना दी, इसी में आप तीन कार्बन की चेन से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए कैसे, आप बना दीजिए इसको आइसो ब्यूटाइल हैलाइड। तो आप देखिए आइसोब्यूटाइल हैलाइड में जो है वो आपके तीन कार्बन की चेन है। ठीक है, अब दो कार्बन की तो बनेगी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि इस फॉर्मूले से दो ही चेन आइसोमर बनना पॉसिबल है। तो देख लीजिए आप, एक तो हो गया एन ब्यूटाइल हैलाइड और एक हो गया आइसोब्यूटाइल हैलाइड। इसमें चार कार्बन की चेन है और यहाँ पर तीन कार्बन की चेन है। तो यहाँ पर जो है वो दो चेन आइसोमर्स हो गए C4H9X फॉर्मूला से। एक्स का मतलब यहाँ पर कोई भी हैलोजन हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अपन दूसरी बात करेंगे भाई पोजिशन आइसोमरिज्म। देखिएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरी अपन बात कर रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखिएगा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म से की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन, ठीक है, प्रिंसिपल कार्बन चेन जो होती है उसके ऊपर जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ना, साइड चेन, ठीक है,
और या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो उनको अपन बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स क्या है, मतलब जिनकी पोजीशन ही अलग है, चाहे साइड चेन की पोजीशन अलग हो, चाहे वो डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो, चाहे वो किसी फंक्शनल दूसरे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनकी पोजीशन अलग हो, ठीक है। तो पोजीशन अलग होगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन भी जो है वो सेम होगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से एक बार मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको ये। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया ये 1 ब्रोमोब्यूटेन, देखिए इससे हम 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल कार्बन चेन जो है वो 4 कार्बन की है, ठीक है। और जो ब्रोमो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है फर्स्ट कार्बन पर, ठीक है। तो इसको अपन कह रहे हैं यहाँ पर 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। लेकिन आप इसको 1 से हटाकर 2 पे जोड़ दीजिए, तो देखिएगा कि किस तरह से पोजीशन वहां पर अलग हो जाती है। अगर मैं 2 पर जोड़ देता हूँ इसको, बी आर को 2 पर जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि इसको इसमें जो है वो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज होगी, यहाँ 1 पर था और यहाँ पर 2 पे आ गया। तो 1 2 3 4, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसको बोलेंगे हम 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो पोजीशन चेंज होगी तो फिर इसको बोलेंगे जो है वो पोजीशन आइसोमर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर हो गए। तीसरा अपन देखते हैं कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिएगा एक एग्जांपल मैं आपको कॉमन करा दूंगा बाद में। तीसरा देखिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, देखिएगा ध्यान से, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, किसी भी कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर बने इसके लिए कंडीशंस क्या है। एक तो उसके अंदर कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए बताओ, कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होने चाहिए। इसके लिए इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस तरह के जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे जनरल है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बताता हूँ एक बार आपको मैं। क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को दो बराबर के पार्ट में अगर डिवाइड कर पा रहे हैं किसी भी प्लेन के थ्रू, है ना, कोई भी प्लेन उसमें से पास कर दीजिए और बराबर के उसके पार्ट कर दीजिए, अगर हो जाते हैं इसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो फिर वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिएगा आप कि मैंने क्या बताया कि कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, ये एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने कोई भी मान लीजिए 2 ब्रोमोब्यूटेन ही ले लिया मैंने। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है Br, और ये हो गया आपका H, और एक ये हो गया आपका C2H5। वेल डैश रिप्रेजेंटेशन के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो बॉन्ड है जो डैश वाले मैंने बनाए हैं, ये बॉन्ड प्लेन के नीचे की तरफ है और ये जो बॉन्ड है वो प्लेन के ऊपर की तरफ है, मतलब जो देख रहा है उसकी तरफ होगा ये वाला बॉन्ड और ये जो देख रहा है उससे दूर होगा, ठीक है। और ये दोनों बॉन्ड जो प्लेन में होंगे, क्योंकि कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिड है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल एंगल आएगा, इनके बीच में जो एंगल आएगा वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का जो है वो एंगल होगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है तो वो जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बीच में एक मिरर रख देता हूँ, बीच में मैंने एक मिरर रख दिया, तो मिरर में जब, अच्छा इसमें कायरल कार्बन है तो कायरल कार्बन को स्टार लगाकर आप शो कर सकते हैं। तो बीच में मिरर रख दिया तो मिरर में ये कंपाउंड कैसा दिखेगा आप देखिएगा, ये कंपाउंड जो है वो मिरर में इस तरह से दिखेगा। ये कंपाउंड मिरर में इस तरह से दिखेगा। मिरर में एक कंपाउंड इस तरह से दिखेगा कि आपको यहाँ दिखेगा C2H5 और यहाँ पर आपको दिखेगा Br, ठीक है। तो अब देखिए कि ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स की खासियत होती है कि मिरर इमेज होते हैं लेकिन उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि ये प्लेन पोलर लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, प्लेन पोलर लाइट जिसमें अपन ने क्या किया हुआ है कि लाइट के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो वाइब्रेशन है उनको एक ही प्लेन में ले आए हैं, ठीक है। तो जो कंपाउंड इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, जो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर ये डेस्ट्रो है तो ये क्या है बताओ, लियो है,
और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर देख के हमको कभी मालूम नहीं चलता है कि ये लाइट को जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये तो एक्सपेरिमेंट से ही मालूम चलता है, ठीक है। वहां पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मालूम चलता है कि लाइट को उसने किधर रोटेट किया है, तो स्ट्रक्चर देख के आप कभी भी एज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये अगर ये डी है तो फिर वो एल होगा, ये एल है तो फिर वो क्या होगा, डी होगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। आपको मैं डेफिनेशन फिर बता दूं कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होते हैं, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, उनको हम यहाँ पर कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो कंडीशन क्या बताई मैंने आपको कि काइरल कार्बन होना चाहिए और प्लेन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होने चाहिए, तो वो शो करेंगे। तो आगे देखिएगा, अब मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं और एक क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई ये जो फॉर्मूला है इसमें कौन कौन से कितने आइसोमर जो बनना पॉसिबल है उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि C5H12 और Br ले लिया, चलो मैंने, ठीक है, और मैंने पूछा कि भाई इससे कितने टाइप के जो है वो टोटल आइसोमर्स बनेंगे, उनको अपन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे और फिर देख लेंगे भाई ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, कि मतलब उनमें से कौन कौन से ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि कार्बन चेन बनाकर कोशिश करेंगे कि भाई 5 कार्बन की चेन से कितने आइसोमर बनते हैं, फिर आप देखेंगे भाई 4 कार्बन की चेन से कितने आइसोमर बनते हैं, फिर देखेंगे भाई 3 कार्बन की चेन से कितने आइसोमर बनते हैं। इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, वरना कोई ना कोई छूट जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई 5 कार्बन की चेन से कितने आइसोमर बनते हैं। तो देखिएगा, मैं अभी यहाँ पर चलिए लिखता हूँ मैं 5 कार्बन की चेन से, यहाँ पर आपने देखा कि एक तो बन गया 1 ब्रोमो पेंटेन, क्या बना ये, 1 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। इसी तरह से आप इसको कह सकते हैं कि भाई 2 ब्रोमो पेंटेन, इसी से क्या बन जाएगा बताओ, 2 ब्रोमो पेंटेन। इसके बाद में आप देखिएगा, इससे आप बना सकते हैं कि भाई 3 ब्रोमो पेंटेन, इसी से आप बना सकते हैं कि 3 ब्रोमो पेंटेन। इसका मतलब 5 कार्बन में अपन बात करें तो 5 कार्बन की चेन में देखो ये आपस में सारे के सारे पोजीशन आइसोमर है, दिख रहे हैं आपको, ये पोजीशन आइसोमर है कैसे कि यहाँ पोजीशन 1 पर है, यहाँ पर 2 पर आ गई और यहाँ पर इस पे आ गई 3 पे आ गई। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट मैं 4 कार्बन की, अच्छा और कोई चेंज कर सकते हो क्या आप, इसको अगर यहाँ पे लाओगे तो फिर से 2 पे आ जाएगी तो वो सेम बन जाएगा, यहाँ लाओगे तो फिर से 1 पे आ जाएगी। इसका मतलब 5 कार्बन की चेन से 3 आइसोमर स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल है। उसके बाद में मैं बनाता हूँ, चलिए मैं बनाता हूँ 4 कार्बन की चेन से जो कितने बनते हैं। तो देखिए मैं कोई भी एक 4 कार्बन की चेन का कोई भी एक कंपाउंड बना लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा हो गया 4 कार्बन की चेन का एक कंपाउंड, ठीक है, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि अब इसमें इस पोजीशन पे जोड़ा हुआ है अपन ने, तो एक आइसोमर हो गया। अगर इस Br को उठा के इस पे जोड़ दे तो आइसोमर अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 ब्रोमो 3 मिथाइल है और यहाँ पर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल होगा, ठीक है, यहाँ पर 3 ब्रोमो 3 मिथाइल होगा और यहाँ वाला क्या हो जाएगा अलग। हालांकि यहाँ और यहाँ सेम होगा, एक यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से, और ये देखो 4 और 4 ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इससे और कितने बनेंगे तो आप इधर अपन लिख लेते हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा जो है वो ये वाला आइसोमर हो जाएगा जिसमें मैंने Br को यहाँ पर जोड़ा हुआ है। तो एक आइसोमर ये हो गया, एक में Br को आप इस जगह पे जोड़ दीजिए, तो एक आइसोमर अपना ये वाला हो गया, ठीक है, और एक में जो है वो आइसोमर को है इसको आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक आइसोमर मेरा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से 1 2 3 और एक ये खुद हो गया 4, 4 आइसोमर बन गए 4 कार्बन की चेन से, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई 3 कार्बन की चेन से कोशिश करता हूँ बनाने की। तो 3 कार्बन की चेन में मेरा कंपाउंड अगर बनाऊंगा मैं, तो आप देखेंगे कि भाई नियो पेंटेन बनेगा, क्या बनेगा बताओ, नियो पेंटेन, ठीक है। अब 3 कार्बन की चेन में आपको पता है कि यहाँ पर तो किसी के जुड़ने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यहाँ 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 और यहाँ कहीं भी जोड़ दीजिए आइसोमर तो एक ही बनेगा। इसका मतलब इससे तो ये एक ही आइसोमर बनेगा ये वाला, ठीक है, और कोई बनेगा नहीं। उससे आगे अगर बात करें तो 2 कार्बन चेन से बनना ही पॉसिबल नहीं है। तो अगर इन सभी को अपन काउंट करें, आइसोमर्स को अपन काउंट करें, तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया मेरा 4, ठीक है। इसके बाद में ये 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर आप देखें कि भाई 8 आइसोमर अपने पास में बनके तैयार हो गए, ये तो हुए स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम चेक कर लेते हैं कि भाई इनमें से कौन कौन से ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, हमको देख लेते हैं। सीधा सा देखना है कि उनको भाई किस किस के अंदर कायरल कार्बन है, वही ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इसके अंदर कोई भी कार्बन जो हो कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन बता दूं कि ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों जो ग्रुप या आइटम है वो अलग होते हैं, उसको अपन यहाँ पर क्या करें, कायरल कार्बन। तो अब देखिए इसके अंदर ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है।
तो ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, ये वाला ऑप्टिकल शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो उसमें कायरल कार्बन है, ठीक है। आप देखेंगे तो इस कार्बन से जुड़े हुए सारे जो है वो एटम या ग्रुप अलग अलग है, इधर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर मिथाइल, उधर प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, तो सारे अलग अलग है, तो ये जो है वो शो करेगा। इसकी बात कर लेते हैं, तो ये शो नहीं करेगा क्योंकि ये तो कायरल वैसे ही नहीं है। इसको अगर देखें तो इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो ये भी शो नहीं करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ आ जाइए, ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि देखिए आप यहाँ पर इसमें कोई कायल कार्बन है या नहीं है, तो नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती थी, लेकिन दोनों मिथाइल सेम है, तो ये भी ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। इधर आ जाइए, ये वाला करेगा क्योंकि ये कायरल कार्बन है इसमें, ये वाला क्या इसमें कायरल कार्बन है, ठीक है। देखिएगा इधर प्रोपाइल, इधर मिथाइल, इधर Br, इधर H, ये कायल कार्बन हो गया, तो ये ऑप्टिकल जो है वो शो करेगा। ये वाला इसके अंदर देखिए कोई कायल कार्बन है कि नहीं है, तो इसमें नहीं है। इसके अंदर भी कोई भी कायरल कार्बन है या नहीं है, देखते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ से ये वाला जो कार्बन है वो कायरल है, आप देख सकते हैं ये कायरल कार्बन है, क्योंकि देखो इससे इधर जुड़ा हुआ है मिथाइल, उधर जुड़ा हुआ है इथाइल, इधर देखो ब्रोमोमिथाइल जुड़ा हुआ है इधर से, तो आप देखेंगे कि ये कायरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। इसके अंदर भी आप देखेंगे कोई कायरल कार्बन है ही नहीं। तो कितने करेंगे? तो 1, 1, 2 और 3, इसका मतलब इसमें 3 आइसोमर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। तो टोटल कितने हो गए? आप देख रहे हैं कि 8 तो स्ट्रक्चरल हो गए और 3 और हो जाएंगे ऑप्टिकल। मतलब जो भी ये कंपाउंड है इनके जस्ट जो मिरर इमेज है उनको एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 तो वो ऑप्टिकल अलग से हो जाएंगे और 8 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 11। इसका मतलब इस फॉर्मूला से टोटल 11 आइसोमर्स बनना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये देखा अपन ने कि भाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में किस किस तरह की आइसोमेरिज्म है। एक और चीज बता दूंगा आपको मैं कि अगर मान लीजिए डाई हेलो एरिन्स है तो वो भी यहाँ पर पोजिशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। डाई हेलो एरिन्स है तो वो भी पोजिशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो देख सकते हैं डाई हेलो एरिन्स को जो कि पोजिशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। ट्राई हेलो एरिन्स भी शो करेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए डाई हेलो एरिन का बता दूं मैं आपको कि अगर डाई हेलो एरिन अपन ले यहाँ पर, तो ये जो दोनों मैंने ऑर्थो को जोड़ दिए, ठीक है। इसी तरह से अपन इनको जोड़ सकते हैं दोनों को मेटा पोजीशन पर, और जोड़ सकते हैं अपन इसको पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 आइसोमर हो गए। डाई हेलो एरिन जो है वो कितने आइसोमर शो करेगा? 3 आइसोमर। और कौन से? इनको क्या बोलेंगे अपन? पोजीशन आइसोमर। क्या बोलेंगे इनको? पोजीशन। यहाँ पर 1 2 पोजीशन है, यहाँ पर 1 3 है, और यहाँ पर क्या बताऊँ 1 4 पोजीशन है, ठीक है। ट्राई हेलोजेंस की आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए कि भाई कितने आइसोमर्स वहां पर बनेंगे। चलते हैं आगे। तो ये था अपना टॉपिक की आइसोमरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। अपन आगे चलेंगे। अब पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अपन यहाँ पर पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। ये हमारा जो है नया टॉपिक है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं एल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहल से बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला अपना मेथड है कि फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए पहले मैं बता दूं कि अल्कोहल से अपन कैसे कैसे बनाएंगे। एक तो अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे हैलोजन एसिड से और बनाएंगे अपन एल्काइल हैलाइड। एक इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन फास्फोरस के हैलाइड से, यहाँ पर pH3 भी लेंगे और pH5 भी अपन लेंगे, ठीक है। और इस एक अपन कराएंगे इसकी रिएक्शन जो है वो थायोनाइल क्लोराइड से कराएंगे, और वहां पर जो है वो एल्काइल क्लोराइड को फॉर्मेशन अपन करेंगे, ठीक है। तो 3 मेथड अपन पढ़ने वाले हैं कि भाई 3 मेथड से अपन अल्कोहल से क्या बनाएंगे? एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, ठीक है। अपन चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे देखते हैं कि भाई अल्कोहल की हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराकर कैसे अपन एल्काइल हैलाइड को बनाते हैं। तो देखिएगा पहला अपन ले रहे हैं कि नंबर 1 अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स। तो मैं ले रहा हूं यहाँ पर कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स, तो देखिएगा हैलोजन एसिड से रिएक्शन करके कैसे बनाते हैं। देखिए सिंपल, अपन एक बार समझते हैं इसको कि अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन एसिड से, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सिंपल से वाटर निकलेगा और यहाँ पर बनेंगे एल्काइल हैलाइड, और क्या निकलेगा? वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई इसमें वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है रिएक्शन में,
तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई जो वाटर को वहां पर एलिमिनेशन को जो इंड्यूस करेगा, ठीक है, यहाँ पर तो वो उस रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। ये साफ ही दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसकी जो देखते हैं कि भाई अल्कोहल्स अपने पास 3 टाइप के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। और जैसे अपने पास हेलोजन एसिड है वो भी लगभग 4 टाइप के हैं, कि HI, HBr, HCl और HF। देखेंगे कि इसके अंदर कोई किस किस की रिएक्टिविटी जो है वो कैसी है। तो पहले मैं आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दूं और उसके बाद में बात करूंगा यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म की। तो देखिएगा ध्यान से, अपने पास 3 तरह के अल्कोहल है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है वो है 3 डिग्री अल्कोहल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होने वाला है? 3 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद में कौन आएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद में 1 डिग्री अल्कोहल। और सबसे लेस रिएक्टिव क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा क्यों है? तो हम यहाँ पर समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने वाली है यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये इसलिए है क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में सबसे कम स्टेबल क्या होता है? मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो फिर इंटरमीडिएट बनने वाला है, आपको सिखाया था मैंने पहले ही, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल जो यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। अगर अपन देखें यहाँ पर मैकेनिज्म में और डिटेल में अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। ये तो एक जनरल सी बात होगी। और दूसरा अपन अगर हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी की भी बात कर लें तो यहाँ पर जो भी उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से एसिडिक काम करना उनको, मैं बताऊंगा आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, ठीक है, तो वही उनकी जो है वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI। उसके बाद में कौन आएगा? HBr। उसके बाद में आ जाएगा HCl। और सबसे वीक एसिड कौन है बताओ? HF, ठीक है। तो ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड एनर्जी पे ज्यादा डिपेंड कर रही है बजाय डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। तो बॉन्ड सबसे कम इसकी है तो सबसे प्रोटॉन ये देगा और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। तो ये हाइड्रोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने वाला है। कौन करने वाला है बताओ? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि OH माइनस तो यहाँ से हटने वाला है और X माइनस जो यहाँ पर अटैक करने वाला है। न्यूक्लियोफाइल पर वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर लोन पेयर होता है ना, और जिनके पास पाई बॉन्ड होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसका मतलब इनमें से जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल देगा उसका अटैक जो है सबसे आसान होगा। तो इनके न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो एक I माइनस देगा, ये जो है वो Br माइनस न्यूक्लियोफाइल देगा, ये जो है वो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल देगा, और ये जो है वो F माइनस न्यूक्लियोफाइल देगा। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? ठीक है, तो मैं बताऊँ आपको कि जो सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर आगे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन पर शेयर करने हैं, ठीक है। ये शेयर किए हुए लेके जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आगे जहाँ पर शेयर करेगा। तो सबसे अच्छी शेयरिंग कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन को सबसे कम होल्ड कर पा रहा है वो सबसे अच्छा शेयर कर पाएगा। जो खुद के पास ही मजबूती से रख पा रहा है तो वो शेयर कम करेगा। जो मजबूती से रख नहीं पा रहा है, जो ज्यादा ज्यादा मतलब होल्ड नहीं कर पा इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या करेगा बताओ? शेयर करेगा। इसका मतलब होल्ड करने वाली जो पावर है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर है, उसको अपन यहाँ पर जनरली नाम दे रखा था अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वो सबसे जो वो अच्छी शेयरिंग करेगा। तो आप देखेंगे तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम I माइनस की होगी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो शेयरिंग करेगा वो कौन करेगा बताओ? I, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ गया, ठीक है। ये क्या है बताओ? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिटेल में हम रिएक्शन मैकेनिज्म में वहां पर पैरेलल में जो लेक्चर्स चलेंगे वहां पर अपन डिटेल में बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वहां बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये बन रहा है और सबसे वीक ये बन रहा है। इसका मतलब सबसे अच्छा अटैक यही करने वाला है, सबसे अच्छी शेयरिंग ये करेगा, ठीक है। चलिए अपन आगे बात करते हैं। देखिएगा आगे बात करते हैं कि यहाँ पर उसके बाद देखो अपन पढ़ रहे हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखिएगा इसकी अपन मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म देखिए, अब अपने पास में 3 तरह के अल्कोहल है। मैंने बताया आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है वो जो वो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करने वाले हैं, और टर्सरी अल्कोहल जो है वो SN1 रिएक्शन से मैकेनिज्म करने वाला है। तो देखिएगा अपन दोनों की मैकेनिज्म को यहाँ पर अपन डील करते हैं। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल जो है, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, और उसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HBr से, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है CH3Br और क्या बनने वाला है? H2, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे है, कैसे रिएक्शन करता है उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है।
तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि OH जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। OH क्या नहीं है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एक छोटा सा एटम है, तो ये कार्बन बॉन्ड भी छोटा सा ही रहा होगा, ठीक है। ये बॉन्ड की एनर्जी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो OH ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाते हैं। देखिएगा पहले क्या होता है कि HBr क्या करता है, HBr प्रोटॉन देता है। HBr के प्रोटॉन रिलीज करने से जो है वो इस तरह से प्रोटॉन रिलीज हो गया। अब ये प्रोटॉन कहाँ छोड़ेगा बताओ, यहाँ पर जो यहाँ पर दो लोन पेयर है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा कौन, ये अल्कोहल। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा देखिएगा ध्यान से आप। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि CH3OH प्लस H प्लस, इसको एक बेटर लिविंग ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर दो लोन पेयर है, तो ये लोन प्रोटॉन जो यहाँ पे आगे जुड़ेगा और यहाँ पे प्रोटॉन आगे जुड़ेगा, तो ये एक तरह से ऑक्सोनियम आयन आप इसको कह भी सकते हैं, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि लिविंग ग्रुप जो है वाटर बन गया एक तरह से। तो वाटर एक अच्छा बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, देखो मैंने कार्बन एक बढ़ा दिया, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप समझिएगा, अगर यहाँ पर बात करें अपन यहाँ पर, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल होता, यहाँ पर क्या होता, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल होता, ठीक है। देखिएगा शायद मैंने 1 डिग्री जो अल्कोहल है ओनली वही SN2 से रिएक्शन करेगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री के चांस ज्यादा SN1 के रहे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल होते तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से रिपेल करेगा, तो क्या होगा कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएंगे। अगर 3 डिग्री होता है, देखो एक बार मैं बना के बताता हूँ आपको। 3 डिग्री में आप देखेंगे तो 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप का सबका जो हो प्लस आई इफेक्ट होगा। जब सबका प्लस आई इफेक्ट होगा तो जनरली यहीं से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और फिर यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो वो 3 डिग्री और 2 डिग्री में ही होगा, 1 डिग्री में ये नहीं होगा। इसका मतलब 1 डिग्री में क्या होगा फिर कि कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए आएगा, तब जो वाटर वहां से एलिमिनेट होगा। तो देखिएगा ध्यान से, देखिएगा फिलहाल अपना ये ऑक्सोनियम आयन है, ठीक है। तो अब देखो इस पे SN2 अटैक होने वाला है। तो स्टेप सेकंड में देखिएगा आप, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल बनना था ये क्या करेगा, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्यों करेगा आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। एक तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ही ज्यादा है, ऊपर से इस पे प्लस और है, तो नेगेटिविटी और बढ़ गई। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा Br माइनस इधर से अटैक करेगा। अब Br माइनस जो है वो पीछे की तरफ से अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि इधर से तो हिंड्रेंस आएगी, इधर से क्या आएगी बताओ, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी। तो Br माइनस का अटैक जो हो पीछे की तरफ से होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन शेयर करना चालू करेगा, ठीक है। और ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा और यहाँ पर एक इमेजिनरी ट्रांजिट स्टेट जो है वो बनेगी। तो Br और ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है CH3 और वो वाटर जो है उधर से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक इमेजिनरी ट्रांजिट स्टेट बनी, ठीक है। तो उधर से इसका रिलीज होना और इसका जो वो शेयर करना दोनों साथ साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो अगर जो उधर से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है इसको मिल रही है, तो आप पार्शियल पॉजिटिव दिखा सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बनी अपनी ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ये जो Br यहाँ पर शेयर कर लेगा। तो ये बना CH3Br प्लस और क्या बनेगा यहाँ पर H2O और क्या बना यहाँ पर H2O, ठीक है। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म, ये कौन सी वाली हुई बताओ, SN2। ये मैकेनिज्म कौन सी हुई, SN2, ठीक है। SN2 क्यों कह रहे हैं, इसके ऊपर जो 2 लगा हुआ है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अगर इस स्टेप को अपन देखें तो इस इसकी कंसंट्रेशन पे भी जो हो काइनेटिक डिपेंड करेगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, दोनों पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको SN2 अटैक कर रहे हैं, ठीक है। SN1 में एक पर ही डिपेंड करेगी, अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा प्राइमरी अल्कोहल के बारे में कि प्राइमरी अल्कोहल जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन एसिड से तो वो SN2 मैकेनिज्म से जो है वो रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब इसमें एक खास बात है कि SN2 में क्या होगा कि एक लिविंग ग्रुप उधर से निकल रहा है और ये इधर से शेयर कर रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। अगर वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है, कंपाउंड के अंदर, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, यानी कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है बताओ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ही बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। अगर रिएक्टेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर रिएक्टेंट जो है वो डेक्सो रोटेटरी है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका लीवो रोटेटरी बनेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बदल जाएगा अगर SN2 रिएक्शन होती है तो। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स की। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो SN1 पाथ से रिएक्शन करते हैं। किससे करते हैं बताओ, वो
SN1 पाथ से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसको इसकी मैकेनिज्म भी अपन जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिएगा, जैसे मेरे पास है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई हुई मैंने किससे, HBr से। तो ये बना मेरा प्रोडक्ट, ये बना 3 डिग्री जो है वो एल्काइल ब्रोमाइड, और प्लस में क्या बना, H2। देखिएगा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखिए फर्स्ट स्टेप तो उसमें सेम ही आएगा। देखो सबसे पहले तो ये HBr अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा, H प्लस और Br माइनस, और फिर हम क्या करेंगे, OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप बनाएंगे H2O में कन्वर्ट करके। तो क्या होगा कि प्रोटॉन जो है वो यहाँ अटैक करेगा। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ कि प्रोटोनेशन होगा, इसका क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन। तो आप देखिएगा ये हुआ प्रोटोनेशन, OH प्लस H प्लस, प्रोटोन यहाँ जुड़ेगा और ये बना प्रोटोनाइज्ड अल्कोहल। इससे क्या बना, ये प्रोटोनाइज्ड अल्कोहल, इससे बना ये प्रोटोनाइज्ड अल्कोहल। स्टेप 2 में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको पता है यहाँ पर इजीली ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट काफी सारा है, तो हम देंगे इसको और ये इजीली जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वाटर। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। स्टेप सेकंड में यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो यहाँ से ये बना मेरा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, प्लस में क्या निकलेगा, H2O। और स्टेप 3 ये वाला स्टेप जो होगा स्लो होगा, ठीक है। स्टेप 3 जो है ना वो फास्ट होने वाला है। उसमें क्या होगा, उसमें तो सिर्फ इतना ही होना है कि जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन हमारा बना उसके ऊपर कौन जुड़ेगा, उसके ऊपर जो Br में जुड़ जाएगा। इसी से अपन दिखाते स्टेप 3 को। इधर स्टेप 3 को मैं इधर ही बनाता हूँ, ठीक है। इस पे कौन अटैक करने वाला है, Br माइनस, और ये जो है वो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है। स्टेप 3 में क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन पर जो ब्रोमाइड आयन का अटैक होगा और ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ पर बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी सिंपल सी मैकेनिज्म हुई SN1। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री के चांस ज्यादा है कि वो SN1 करेंगे, 3 डिग्री तो हमेशा SN1 करेगा, ठीक है। और 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो जो SN2 पाथ से जो है रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब अपन इसके ऊपर और आगे अपन बात करते हैं, इस पे और आगे बात करते हैं। देखिएगा, तो SN1 रिएक्शन में अपन देखा कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो वहां पर कार्बोकेटाइन बनने से जो ज्योमेट्री जो प्लेनर हो जाती है। तो उसके बाद में क्या होगा कि अगले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो प्लेन के दोनों तरफ से ही हो सकता है। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है हमारा अल्कोहल तो वहां पर आपको रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी अल्कोहल लिया, ये वाला अल्कोहल मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी मान लीजिए आप, ये वाला अल्कोहल मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया ब्यूटेन 2 ऑल। तो आप क्या देखेंगे कि ब्यूटेन 2 में ये कायरल कार्बन है, ठीक है। और इस बॉन्ड का मतलब आप समझते होंगे, ये प्लेन के ऊपर की तरफ है, ये बॉन्ड का है प्लेन के ऊपर की तरफ। तो इसी सेंटर पे अपन रिएक्शन कराना चाहते हैं, यही अपना फंक्शन ग्रुप है। तो मैंने एक को दिखाया है यहाँ पर जो H है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा बताओ, प्लेन के नीचे की तरफ होगा, ठीक है। उसको अपन यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इस पे मैंने रिएक्शन कराई किसकी, HBr की। तो काम देखो वही होने वाला है, पहले ये प्रोटोनाइज होगा, इसके प्रोटोनाइज होने से ये जो है वो एक अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप बनेगा। इस पे आ गया है प्लस, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से जो है वाटर निकलेगा, ठीक है। वाटर निकलेगा, देखो ये प्लेन के ऊपर की तरफ है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी क्या होगा, इसमें से वाटर निकला स्टेप सेकंड में, और वाटर निकलने से ये बना हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। क्या बना, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब जब Br माइनस आएगा, दूसरी बार जब Br माइनस आएगा तो वो प्लेन के दो तरफ से आ सकता है, कि कार्बोकेटाइन बनने का मतलब जो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन के जो तीनों बॉन्ड है, 1 2 और तीसरा जो H के साथ बॉन्ड है, वो तीनों की तीनों क्या है बताओ, एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो मैं आपको एक ही प्लेन में उनको दिखा देता हूँ, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। ये एक ही प्लेन में है, 1 2 3, ये एक H है, ठीक है। ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है। अब क्या होगा कि जो Br माइनस अगले स्टेप में आने वाला है वो प्लेन के दोनों तरफ से रिएक्शन कर सकता है। इसका मतलब वो अबोव द प्लेन से भी रिएक्शन करता है और बिलो द प्लेन से भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। अबोव द प्लेन से रिएक्शन करेगा तो Br अबोव द प्लेन छोड़ देंगे,
बिलो द प्लेन से करेगा तो उसको बिलो द प्लेन जोड़ देंगे। तो दो प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पर निकल कर आ गए। तो एक तो मैंने कहा कि भाई अबोव द प्लेन से रिएक्शन करेगा, तो अबोव द प्लेन से करेगा तो जो प्रोडक्ट अपना ये वाला बन जाएगा, ठीक है। और बिलो द प्लेन से करेगा तो देखिएगा, बिलो द प्लेन से करेगा तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये बिलो द प्लेन से जो वो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर ये डी है तो फिर ये एल होगा, ये एल है तो फिर क्या होगा, ये डी होगा। इसका मतलब दोनों का मिक्सचर बनेगा, और दोनों के मिक्सचर को, डी और एल के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं बताओ, रेसिमिक मिक्सचर। हालांकि यहाँ पर कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कंप्लीट रेसिमाइजेशन? क्योंकि जो वो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, कम बनेगा। इन्वर्जन का मतलब जिसमें कॉन्फ़िगरेशन उलट गया है, ये थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, और ये थोड़ी सी जो है वो कम क्वांटिटी में बनेगा, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसा ही है, वैसा का वैसा ही है, वो रिटेंशन होता है। और बदल गया है वो क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो आप देखेंगे कि दोनों का मिक्सचर यहाँ पर बन रहा है, जिसको अपन कह रहे हैं क्या यहाँ पर, रेशमिक मिक्सचर। तो आप बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखेंगे कि किस तरह से कार्बोकेटाइन बनता है, और इस तरह से जो रेशमिक मिक्सचर अपन को मिलता है SN1 रिएक्शन में 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं HBr से, HCl से, इनसे, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जिस रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन बनता है, जिस रिएक्शन में भी क्या बनता है बताओ, कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो जहां तक पॉसिबल होता है वो रीअरेंजमेंट होकर एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर जो मोर स्टेबल है उसी का प्रोडक्ट जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अपन को पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि ये कोई भी अगर एक एग्जाम्पल है अपन, जैसे कि आपसे पूछा गया कि ये ले लिया आपको अल्कोहल, ठीक है, और आपसे पूछा कि भाई इसकी रिएक्शन कराई मैंने HBr से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको रीअरेंजमेंट का ध्यान नहीं है तो आप क्या करोगे, Br को सीधा उठा के यहाँ जोड़ दोगे और आपका आंसर जो है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसका ध्यान रखेंगे। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है आपको, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो उसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और वो अगर कम स्टेबल है तो वो ज्यादा स्टेबल में चेंज होगा, और फिर ज्यादा स्टेबल जो बनेगा उससे बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो आप देखिएगा, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं इसको प्रोटोनाइज समझाता हूँ, मैं इसको करता हूँ प्रोटोनाइज। तो प्रोटोनाइज करूंगा तो ये प्रोटोन जो यहाँ जुड़ेगा, 2 लोन पेयर यहाँ पर है, आपको मालूम ही है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे बना OH2+, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि ये बना आपका कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ये देखिएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये क्या है बताओ, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो कम स्टेबल है, ठीक है। इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ध्यान रखिएगा, एक तो रेजोनेंस से अपन एक्सटेंड करते हैं, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन से करते हैं, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट से भी करते हैं, ठीक है। तो मेनली अपन जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है वहां इंडक्टिव की अपन बात नहीं करेंगे, रेजोनेंस की पहले बात करेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, अगर दोनों नहीं है तो इंडक्टिव की फिर बात करते हैं। तो ध्यान से देखो एक बात, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो क्या है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 1 इधर है, तो इसमें कितने बताओ, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसकी 4 हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे बनने वाली है, ठीक है। इसके बाद में अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की बात करता हूँ, देखो एक यहाँ पर एक H है, दिख रहा है आपको, ये H है यहाँ पर। अगर ये H जो है इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकलता है, अगर ये H यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस, उस पर क्या आ जाएगा, माइनस, और वो वहां पर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी से कार्बोकेटाइन एक अलग से बना रहा हूं मैं, ये देखिएगा, इसके ऊपर मेरा जो है वो H अगर जुड़ गया है, यहाँ वाला जो H है वो वहां चला गया है, यहाँ पर क्या रह जाएगा बताओ, प्लस, यहाँ पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो अब ये क्या हो गया बताओ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब क्या बन गया बताओ, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में आप चेक करिएगा कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखिएगा 3 इधर है, 2 इधर है, और 2 इधर भी है, ठीक है। तो आ गया 3 और 2 कितने हो गए, 5 और 2 कितने हो गए, 7। इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो उससे तो कहीं ज्यादा स्टेबल है ये वाला कार्बोकेटाइन, इससे बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। अब कौन आएगा तो Br माइनस। तो रीअरेंजमेंट का आप बहुत ही खास ध्यान रखेंगे। तो जो है वो इधर आ गया है अपना, ये तो H जुड़ा हुआ था, ठीक है, और इधर क्या जुड़ गया बताओ, Br जुड़ गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर अब ये ऑप्टिकली एक्टिव रेशमिक मिक्सचर बनेगा कि नहीं बनेगा, अब यहाँ से चेक कर लीजिए, ये वाला कायल कार्बन होना चाहिए था लेकिन ये है नहीं, इधर भी इथाइल है, इधर भी क्या है बताओ, इथाइल है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है वो रेशमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, एक ही बनेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अपन आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इसके देखिएगा।
एक अगर मान लीजिए कि यहाँ पर, ये तो मैंने आपको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में बताया। इसी तरह से 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी होता है। इससे क्या होता है बताओ? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये कार्बोकेटाइन, ये इस तरह से कंपाउंड होता, ये कंपाउंड कैसा होता है? ये वाला, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें पूछ लिया कि भाई आपसे इसमें HBr से रिएक्शन कराते हैं तो जो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये आपसे पूछ लिया। तो अब क्या करेंगे, इस बार 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। एक बार दिन फटाफट से देख लें। तो पहले प्रोटॉन अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं और ये OH2 प्लस यहाँ से वाटर निकलेगा और ये बना अपना इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। ये क्या बना अपना इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। यहाँ से इस बार मिथाइल को शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे बताओ? 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, इससे आप देखेंगे तो मिथाइल CH3 माइनस यहाँ से निकलेगा, वहां जुड़ जाएगा, तो वहां से CH3 माइनस जुड़ गया और इस पे क्या आ जाएगा बताओ? प्लस। और फिर इससे जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। इसके ऊपर है, इसके ऊपर क्या आ गया बताओ? Br। तो कार्बोकेटाइन में शिफ्टिंग का खास ध्यान रखेंगे, ये कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है जल्दीबाजी में, ठीक है। कि आप देख लीजिएगा जहां से निकल रहा है और वहां प्लस आएगा तो कहीं पास वाले पे जाके वो ज्यादा स्टेबल तो नहीं बना, 1,2 ही होगा, ठीक है। क्या होगा बताओ? 1,2। अच्छा, एक और ध्यान रखेंगे कि शिफ्टिंग तब तक होती है जब तक ज्यादा स्टेबल बनता जाता है। अगर मान लीजिए ये 2 डिग्री है, ठीक है, इसके आगे वाले पे 3 डिग्री बन रहा है, उसके आगे वाले पर मान लो रेजोनेंस स्टेबल बन रहा है, तो फिर वो वहां से भी उससे आगे वाले पर चला जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मान लीजिए कि आपसे ये पूछा गया, ये एक कंपाउंड ले लीजिए, मैंने चलो ये ले लिया, देखिएगा, ये मैंने लिया और ये लिया और यहां पर मैंने जोड़ा OH, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। चलो एक मैं इसमें डाल देता हूं और थोड़ा सा इसको यहाँ लेने के बजाय मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए शिफ्टिंग, अब मैं डायरेक्टली कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ, इससे मैंने बनाया ये वाला कार्बोकेटाइन। हालांकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन वहां पर देखेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, तो देखेंगे आपकी सबसे पहले तो ये बनेगा, ठीक है। इसमें देखा आपने कि 3 और एक इधर एक 1 है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर अगर ये प्लस यहाँ से अगले शिफ्टिंग होती है, कौन सी वाली? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है। कौन सा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है। तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि जो है वो ये वाला कंपाउंड कार्बोकेटाइन अपना बन गया। यहाँ से प्लस जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये 3 डिग्री हो गया। इसमें आप देखेंगे तो 3, 2 और 2 यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हो गए बताओ? 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने थे? 2 और ये 3 और ये 4, इतने से 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर शिफ्टिंग होने के बाद में ये 3 डिग्री तो हो गया, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अगर ये प्लस यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ये रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ये रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में आ जाएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा? ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा और फिर रेजोनेंस से स्टेबल होगा। इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। तो अगली बार फिर से क्या होगा कि ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ से कहाँ आना चाहिए? तो यहाँ पर आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। फिर क्या होगा? तो यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि ये प्लस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो अगली बार आप देखेंगे तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो एक बार शिफ्टिंग और होगी यहाँ पर, तो ये प्लस जो हो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बनेगा अब फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो अपना ये वाला आया कि यहाँ और यहाँ पे आएगा क्या? Br, ठीक है। Br माइनस अटैक करेगा फिर इसके ऊपर और यहाँ पर इस जुड़ेगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग जब तक नेक्स्ट कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है तब तक आपको शिफ्टिंग कराते रहना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अपन आगे बात करते हैं। एक कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग है ना रिंग एक्सटेंशन से भी होती है, ठीक है। कि यहाँ पर अगर बात करें तो 3 कार्बन की रिंग से ज्यादा स्टेबल 4 कार्बन की होगी, उससे स्टेबल 5 कार्बन की होगी। एंगुलर स्ट्रेन कम हो जाता है ना। जितनी रिंग बड़ी होती जाती है उसमें जो एंगुलर स्ट्रेन है वो बॉन्ड पेयर के बीच में होता है अंदर, ठीक है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए बड़ी से बड़ी रिंग बनाने की कोशिश होती है। अगर मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दिया, मैंने ये कहा कि भाई इसकी मैंने रिएक्शन कराई HBr से तो प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, इसकी मैंने बात की, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? देखो फिर से अपन देखते हैं। इससे पहले क्या होगा कि ये प्लस ये माइनस और ये यहाँ पे आके जुड़ेगा और आप देखेंगे कि ये बना अपना जो है वो OH2 प्लस, ठीक है। और फिर इसमें से क्या निकल जाएगा बताओ? वाटर निकलेगा और ये बना कार्बोकेटाइन।
ये बना अपना कार्बोकेटाइन। देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसमें कितने अल्फा है 3, तो देखो 3 तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है 4 अल्फा हाइड्रोजन। कितने बताओ 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ये प्लस यहाँ से यहाँ आ जाता है, अगर ये प्लस यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पर जो है वो अल्फा हाइड्रोजन की नंबर क्या होगी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो कम ही बनेगा। कम ही क्यों बनेगा, पहली बात तो यहाँ से यहाँ कि क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 3 डिग्री हो जाएगा, और 3 डिग्री वाला भी कम बनेगा क्योंकि यहाँ पर रिंग एक्सटेंशन के भी चांस है। ध्यान रखिएगा, जब भी एलिसाइक्लिक रिंग के बिल्कुल पास वाले कार्बन पर प्लस है, ध्यान रखिएगा, एलिसाइक्लिक रिंग के जस्ट पास वाले कार्बन पर प्लस है तो रिंग एक्सटेंशन होगा। क्या होगा बताओ, रिंग एक्सटेंशन कैसे होगा मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, ये बॉन्ड टूटे इस तरफ, ये बॉन्ड टूटे इस तरफ, यहाँ क्या आए माइनस, यहाँ पर क्या आए प्लस, और फिर ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो 3 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग हो जाएगी 6 कार्बन की। इनको नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 और 5। फिलहाल 5th कार्बन पे जो आपको प्लस दिख रहा है, ठीक है, 5th कार्बन प्लस दिख रहा है, और ये आप इसको क्या 1 और इसको मैं 6 देता हूँ। 6 कार्बन की रिंग बनने वाली है, तो 1 और 6 के बीच में क्या बन जाएगा बताओ, बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर 5th पे क्या आ जाएगा बताओ, प्लस आ जाएगा। तो आप देखिएगा, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि 1 था, ये 6 था, इनके बीच बॉन्ड बन गया, और ये क्या था 5, इस पे क्या रह गया प्लस रह गया। ठीक है, और 6 पे जुड़ गया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक ये मिथाइल जुड़ा हुआ, ये इधर रहेगा। ठीक है, तो ये वाला कार्बन डायनामिक चेंज हो गया। अब हम बताएं कि ये वाले के अंदर भी 2 डिग्री है। मैंने कहा कि आगे से आगे जब तक स्टेबल बनता जाएगा शिफ्टिंग होगी, तो क्या होगा इसमें, अगर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, मतलब यहाँ का जो H है वो यहाँ का जो H है वो शिफ्ट हो जाए यहाँ पर, तो जो है वो ये बन जाएगा। इसके बाद में ये वाला शिफ्ट H यहाँ शिफ्ट हो गया, तो प्लस यहाँ आ जाएगा, H वहां चला जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा बताओ प्लस, और फिर अगली बार जो Br माइनस जो है वो यहाँ पर आके अटैक करेगा, और जो प्रोडक्ट ये बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको इन सब की जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे, सीधा ही ओवर चढ़ाकर Br छोड़ देंगे और आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्टिंग की बिल्कुल जानकारी रखिए कि कार्बोकेटाइन में शिफ्टिंग कैसे कैसे होती है। इस पे हमारा एक अलग से भी लेक्चर आएगा, ठीक है, जिसमें अपन इसी कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग की ही अकेले की ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा कि अल्कोहल से किस किस तरह से जो अल्काइल हैलाइड बनते हैं जब वो रिएक्शन करता है किससे, हैलोजन एसिड से। ठीक है, हम जल्दी जल्दी 2-3 रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। पहले बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड को कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपके पास में 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर आपके पास में क्या है बताओ 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl से, और यहाँ पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम में लेंगे ड्राई जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, और इससे आपका बनेगा जो वो एल्काइल क्लोराइड। 2 डिग्री में भी आप यही सेम चीज करेंगे। अगर आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल है तो भी आप क्या करेंगे कि ये जो ड्राई जिंक क्लोराइड अपन काम में लेंगे, और यहाँ पर बनाएंगे 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड। सिंपल है। अगर आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल है तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही ज्यादा रिएक्टिव है और रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन कर लेगा। रूम टेम्परेचर पे ही क्या बना लेगा बताओ, 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये देखा आपने कि भाई फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। इसके आगे बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। देखिएगा, एल्काइल ब्रोमाइड में रिएक्शन कराने के लिए हम ले रहे हैं HBr। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड की जगह ले लेता हूं मैं एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से कि एल्काइल ब्रोमाइड में HBr की रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिया ये एक एल्कोहल, करा रिएक्शन में किसकी बताओ, HBr की। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे, थोड़ा सा क्या लेंगे बताओ, कंसंट्रेट H2O, हेल्प करने के लिए, लिविंग ग्रुप बनाने के लिए। इसका क्या करेंगे अपन, बेटर लिविंग ग्रुप बनाना है ना। ठीक है, उसके लिए अपन काम में लेंगे थोड़ा सा लेंगे अपन कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो कंसंट्रेट H2O लेंगे तो यहाँ पर इजीली हमको ये मिल जाएगा एल्काइल ब्रोमाइड। अब ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन के अंदर HBr को इन साइटू बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 48% HBr काम में लेते हैं, बाकी का इसमें वाटर वगैरह मिला होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर अपन इन साइटू बना सकते हैं। अगर मान लीजिए अपन KBr और H2SO4 को साथ में लें तो HBr रिएक्शन में बन जाएगी, वहीं पर काम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए से KBr की जगह अपन NaBr भी काम में ले सकते हैं।
तो जहां पर रिएक्शन करेगा वहीं पर बनाना उसको बोलते हैं इन साइटू फॉर्मेशन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पर आगे चलें, अगर आपको बनाना है एल्काइल आयोडाइड, क्या बनाना है आपको? एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो रिएक्शन कराएंगे आप HI से। अगर आपको एल्काइल आयोडाइड चाहिए, जैसे कि मैंने इथेनॉल ले लिया, तो मैं किससे लिखूंगा बताओ? HI से। ठीक है, अब यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर H2SO4 काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि H2SO4 जो वो आयोडीन से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा कि जैसे यहाँ पर हमारे न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड बना, तो H2SO4 क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या करेगा वो? इसको आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को कम कर देगा रिएक्शन में, और कम कर देगा तो आपको बताया कि यहाँ पर रिएक्शन हो नहीं पाएगी। तो इसमें H2SO4 काम में नहीं ले सकते हैं, तो उसकी जगह अपन थोड़ा सा कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ले अपन, तो फॉस्फोरिक एसिड थोड़ा सा कम है तो वो नहीं कर पाता आयोडाइड को ऑक्सीडेशन। तो आप देखेंगे H3PO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, और हमारा ये तैयार हो जाएगा यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, अब एक चीज और खास ध्यान रखना है, जब भी अपन HBr की और HI की रिएक्शन करा रहे होंगे तो वहां पर रिफ्लेक्सिंग टेक्निक को काम में लेंगे। किसको लेंगे बताओ? इसको रिफ्लेक्सिंग टेक्निक को काम में लेंगे। जब भी इसमें HBr और HI कराएंगे तो रिफ्लेक्सिंग टेक्निक क्या है मैं समझाता हूँ आपको अभी। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि एक कंडेंसर लेते हैं और उसको एपरेटस के ऊपर लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सा टेक्निक है, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर आपकी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर आपने लिया हुआ है कि भाई अल्कोहल और HBr और थोड़ा सा मैंने कहा कि भाई कंसंट्रेट H2SO4, ये सब आपने इसमें ले रखे हैं। ठीक है, और आप इनके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिंग टेक्निक देखिए क्या है। ठीक है, अगर आप रिएक्शन कराएंगे, इसको गर्म करते रहेंगे तो इसकी वेपर क्या हो? ऊपर चली जाएगी। ठीक है, वेपर ऊपर चली जाएगी, तो वेपर ऊपर या इसी में वेपर रह गई तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वहां पर विस्फोट भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें कि एक कंडेंसर लगा देंगे। इसके ऊपर मैं फिट कर देता हूँ। चलिए, एक कंडेंसर है मेरे पास और इस चेम्बर के ऊपर मैंने वो कंडेंसर फिट कर दिया है। ये मैंने क्या किया? एक कंडेंसर फिट कर दिया है। कंडेंसर की क्या टेक्निक होती है कि उसके अंदर ठंडा पानी जो है वो फ्लो होता रहता है और वो चीजों को ठंडा करता रहता है। ठीक है, ऐसा ही है। इधर से क्या होगा, जैसे जैसे मान लीजिए ये इसके अंदर की हो गया और यहाँ से क्या होगा कि कूल वाटर यहाँ से पास होगा और यहाँ से जो हो वाटर वापस बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर इनकी वेपर बनेगी, वो वेपर क्या होगी? जैसे ही ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएगी वेपर, तो वेपर क्या होगी कि वापस इसके अंदर गिरने लगेगी। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कम नहीं होगा। मेरी बात समझ गए होंगे आप? ठीक है, वरना वेपर बन के उड़ जाएगा या फिर आपने बंद कर दिया तो ये फट जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके लिए? रिफ्लेक्सिंग चैम्बर को काम में लेंगे। ठीक है, और रिफ्लेक्सिंग चैम्बर क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पर अपन एक कंडेंसर लगा रखा है, इसके ऊपर उल्टा इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, ठंडा पानी यहाँ से जा रहा है, यहाँ से गर्म पानी निकल रहा है, तो जो वेपर ऊपर जाएगी वापस से कंडेंस होकर वापस इसमें गिरेगी और रिएक्शन जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो ये अपन ने सब देखा कि भाई अल्कोहल से हैलोजन एसिड की रिएक्शन कराकर कैसे कैसे हम इनको बना सकते हैं। ठीक है, और अगर कि HF काफी वीक एसिड है तो सीधे अल्काइल फ्लोराइड को अल्कोहल से HF की रिएक्शन कराकर बना नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।